हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेनेसेंस पीरियड। तो रेनेसेंस पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में। तो रेनेसेंस जो है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब है रीबर्थ, किसी भी चीज़ की रीबर्थ होना। तो ये जो पीरियड है ये स्टार्ट हुआ था इटली से और ये बाद में यूरोप और बाकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ तक फैला था, कवर किया था उसने सबको। तो जैसे कोई चीज़ का रिन्यूअल होता है, रीबर्थ होता है, तो उसी तरीके से रेनेसेंस में रिवाइवल हुआ है क्लासिकल लर्निंग का और विजडम का। ये 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक गया था। इसमें यूरोप, फ्रांस, हॉलैंड, इटली काफ़ी सारी कंट्रीज़ कवर हुई हैं। तो ये 14 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था फ्लोरेंस, इटली में, और उसके बाद से ये धीरे धीरे पूरी कंट्री में फैला था। मिडिल एज से लेके मॉडर्न पीरियड तक गया। जब ये आया था उस टाइम पे जो पूरा वर्ल्ड था वो पूरा वार और हार्ड वर्क से भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा लोगों के पास जीने का सिर्फ एक ही था कि बस ज़िंदा रहना है, जीना है और फिर मर जाना है फाइनली। लोग सब अपने काम में लगे हुए थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, वार था हर जगह और कुछ भी नहीं था। मिडिल एज में एक तरीके की डार्कनेस फैल गई थी और उसी डार्कनेस को दूर किया था रेनेसेंस ने। राइटर रॉबर्ट एस गॉटफ्राइड जो हैं, उन्होंने अपनी बुक द ब्लैक डेथ में लिखा है कि उस टाइम पे जो डेथ्स हुई थी, प्लेग और भी काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से, उसने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, रेनेसेंस मूवमेंट को। फ्लोरेंस के क्योंकि जो लोग थे उसी टाइम पे प्लेग से उठे थे। कुछ हिस्टोरियंस ने इस पे भी आर्ग्यू किया कि लोगों ने ब्लैक डेथ की वजह से आफ्टर लाइफ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि मरने के बाद की ज़िंदगी पे फोकस ना करके प्रेजेंट इस वक्त जो इंसान की ज़िंदगी है उस पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। इसी की वजह से ह्यूमनिस्ट फ़िलासफ़ी और ये सब आई रेनेसेंस मूवमेंट में। 13 सेंचुरी के एंड तक जो फ्लोरेंस के लोग थे उन लोगों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। वो लोग पास्ट की लाइफ्स पढ़ने लगे थे, लोगों की जानने लगे थे, ग्रीक्स और रोमन्स की। और फिर उन्हें धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि उनको नई चीज़ें सोचनी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। उसके बाद से फिर वहाँ के लोगों में ह्यूमनिज़म आया। जब भी ह्यूमनिज़म की बात आती है तो ह्यूमनिज़म के साथ डांटे की भी बात आती है। तो बेसिकली जो ह्यूमनिज़म मूवमेंट था तो वो स्टार्ट किया था डांटे, पेट्रार्क और बोकेशियो ने 14 सेंचुरी में। ठीक है, तो इन तीनों का नाम भी ह्यूमनिज़म के साथ में आता ही है और पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज़म भी कहा जाता है। ये बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप याद रख लें तो। ये जो मूवमेंट था इन्हीं तीनों ने स्टार्ट किया था। एलिजाबेथन पीरियड में इंग्लैंड में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो इस मूवमेंट में इन लोगों ने एक प्रॉपर स्टडी की मैनकाइंड की, आर्ट की तरफ उनका पूरा ध्यान गया। तो उन्होंने एक तरीके से जो कल्चर था उसको अवेक किया। इटली बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्री मानी जाती थी, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता था, तो उनके लिए काफ़ी आसान था कि इन पे पैसे लगाना, इसमें पैसे खर्च करना चीज़ों पे और इन सब में। तो उन्होंने ह्यूमनिज़म में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया। वहाँ के जो वेल्दी मर्चेंट्स थे उन्होंने आर्टिस्ट को हायर करना स्टार्ट किया, क्राफ्ट्स पीपल को हायर करना स्टार्ट किया, बहुत जल्दी जल्दी आर्ट पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, पैसे खर्च करना शुरू किया, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की और फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ा। जब लोगों ने डिस्कवर किया पुरानी लिटरेचर को, पुरानी राइटिंग्स को, ग्रीक और लैटिन और रोमन राइटिंग्स को, उसी के बाद से ये जो कल्चर था और लर्निंग थी ये दोबारा रीबॉर्न हुई। जो उस मूवमेंट का मतलब था, मूवमेंट का यही मोटिव था कि इंसान जो है वो अपने आप को डिस्कवर करे और पूरी यूनिवर्स को डिस्कवर करे। ऐसा लगता था कि जैसे उसने उसी टाइम पे अपनी आंखें खोली हों, उसके आंखों पे कोई पट्टी बंधी हो और उसी टाइम पे वो आंखें उसकी खुली हों और उसने दुनिया देखना शुरू की है। इसी के बाद से जो है जब ये ग्रीक लिटरेचर आया और यूरोप में फैला, लर्निंग बढ़ी और नई डिस्कवरी की लोगों ने, जैसे कि वास्को द गामा और कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया और सोलर सिस्टम डिस्कवर किया, कोपरनिकस ने कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, म्यूज़िक और तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आए ताकि उसमें थोड़ा मज़ा आए। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स रेनेसेंस पीरियड के एस्ट्रोनॉमी, ह्यूमनिस्ट फ़िलासफ़ी भी थे, प्रिंटिंग प्रेस भी थी, वर्नाक्युलर लैंग्वेज राइटिंग में और पेंटिंग, स्कल्पचर की नई टेक्निक्स भी थी।
जब हम रेनेसेंस पीरियड पढ़ेंगे तो हमें रेनेसेंस मैन भी सुनने को मिलेगा। तो ये वर्ड का मतलब उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इस पूरे पीरियड को शेप किया, जो क्रिएटिविटी लेके आए, जो इन्वेंशन लेके आए नए। उसका एक एग्जाम्पल है क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव का वो प्ले डॉक्टर फॉस्टस, वो काफ़ी फेमस हुआ था। क्रिस्टोफर मार्लोव एक नया थीम लेके आए थे कि कैसे डॉक्टर फॉस्टस अपनी सोल के एक्सचेंज में मैजिकल पावर्स लेना चाहते हैं, ले लेते हैं वो। रेनेसेंस के राइटर्स में सिर्फ मार्लोव ही नहीं बल्कि स्पेंसर, जॉनसन, मिल्टन, डन और विलियम शेक्सपियर का भी नाम आता है अगर हम रेनेसेंस की बात करें तो। और रेनेसेंस की जो राइटर्स थे वो उस टाइम पे भरे हुए थे ह्यूमनिज़म से, और ह्यूमनिज़म का मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन काइंड से भरे हुए थे। वो जानना चाहते थे कि लोगों को क्या चीज़ें पसंद आती हैं, लोगों को क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं, लोगों को किस बात से गुस्सा आता है, क्या चीज़ें उन्हें खुश करती हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, कौन सी बुरी लगती हैं। अलग अलग कैरेक्टर के लोग कैसे अलग अलग सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या लिमिट्स होती हैं मेन और वुमेन की, और ह्यूमन लाइफ का इस दुनिया में क्या मकसद है, क्या है ह्यूमन लाइफ दुनिया की, क्या ये अच्छी है, क्या बुरी है, क्या आज़ाद है। तो रेनेसेंस पीरियड में लोगों ने ग्रीक और लैटिन राइटर्स पे ज़्यादा फोकस किया, मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर्स पे फोकस किया, और क्रिश्चियन रिलेटेड राइटिंग्स पे कम फोकस किया। और उससे पहले क्या आर्ट और थॉट था उस पे ज़्यादा फोकस किया। उस टाइम पे राइटर्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते थे, उनकी बातों से रोमांस, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, ये सब चीज़ें पता चलने लगी थी। उस टाइम पे लोग ज़्यादातर ये देखना पसंद करते थे कि राइटर्स कैसे क्लेवर होते हैं और कितनी खूबसूरती के साथ वो अपनी बात कह देते हैं, कम अल्फाजों में बड़ी से बड़ी बातें कहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम पे शेक्सपियर के भी कोट्स थे, काफ़ी फेमस हुए। तो एज़ यू लाइक इट प्ले का जो लाइन है, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज है और मैन और वुमेन जो है वो सिर्फ एक प्लेयर्स हैं, उनका एग्जिट्स और उनका एंट्रेंस दोनों फिक्स्ड है, और एक इंसान कई सारे पार्ट्स प्ले करता है। वहीं एक और उसकी लाइन है जूलियस सीजर की, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, जो कायर लोग हैं वो कई मौतें मरते हैं, वहीं जो बहादुर इंसान है, जो ब्रेव है, वो सिर्फ एक बार मौत का मज़ा चखता है। शेक्सपियर ने ह्यूमनिज़म को परफेक्शन की तरफ लेके गया। वहीं शेक्सपियर ने लाइफ को एक अलग तरीके से देखा, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ देखा और लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया। उस टाइम पे फ्रांसिस बेकन के ऐसे भी काफ़ी फेमस हुए थे। जो उस टाइम पे राइटर्स थे उनका सारा फोकस ह्यूमन पर्सनालिटी की तरफ आया, उसकी क्वालिटीज़ की तरफ आया, और कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, क्या फ़र्क है, क्या चीज़ है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। तो रेनेसेंस की जो बर्थ प्लेस है वो फ्लोरेंस ही मानी जाती है। इटली के बाद से एक और ज़्यादा कंट्री तक पहुंचा, और इसी मूवमेंट की वजह से जो इंग्लैंड और फ्रांस में बहुत टाइम से वार रहता था वो ख़त्म हुआ। लोगों ने वार के अलावा भी चीज़ें देखना शुरू की। ठीक है, तो इससे रेनेसेंस पीरियड ने एक नया आर्ट को जन्म दिया, एक नया आर्ट पैदा किया, नॉलेज, कल्चर। इसने जो वहाँ के लोगों की सोच थी उसे बदला। उन लोगों ने दोबारा अपनी एक तरीके से पुरानी चीज़ों पे, ग्रीक, रोमन, पुरानी क्लासिकल फ़िलासफ़ी और उस तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया। नई डिस्कवरी भी की उसके साथ साथ, स्टाइल में चेंज किया, कुछ नया इन्वेंशन भी किए। ये एरा इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने ना पूरे दुनिया का सोचने का नज़रिया चेंज कर दिया, पूरी वर्ल्ड का थॉट इसने चेंज किया है, नई इन्वेंशंस, स्टाइल्स और नया सब कुछ एक्सप्लोर करके। अच्छा, उस टाइम पे जो राइटर्स होते थे वो जनरली सिर्फ राइटर्स नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम पे राइटर बन के अर्न करना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए जनरली वो सोल्जर्स होते थे, नोबल मैन होते थे, या कोई न कोई और किसी न किसी जॉब में वो लोग रहते थे, किसी और फील्ड से बिलोंग करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो शेक्सपियर था उसने काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर से जो पैसा कमाया था, तो उसने एक स्ट्रैटफोर्ड में घर ले लिया था जब वो रिटायर हो गया था। तो उसने लेकिन ये सब अपनी बुक्स बेच के या प्लेज या पोएम से नहीं कमाया, बल्कि थिएटर्स में इन्वेस्ट करके उसने ये सब कमाया था। और उसका साइड बिजनेस मनी लेंडिंग का भी था। उस टाइम पे थिएटर में जाना ये सब बहुत पॉपुलर होता था, तो थिएटर भी बहुत लोग अटेंड करते थे, क्योंकि जैसे हम पढ़ चुके हैं तब काफ़ी वेल्दी लोग होते थे, तो इसीलिए थिएटर में जाना ये सब काफ़ी ज़्यादा कॉमन था।
रेनेसेंस पीरियड के पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स हमें यूरोप में कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स हैं वो वेटिकन सिटी में ही मिलेंगे। वहाँ के म्यूज़ियम्स में, वहाँ की गैलरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो वहीं पे ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। रेनेसेंस के लोगों को डिज़ाइन और ब्यूटी की काफ़ी कदर होती थी। सब चीज़ों की इन्होंने रीडिस्कवरी की। तो रेनेसेंस पीरियड में लिटरेचर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए और ह्यूमन नेचर और इन सब चीज़ों के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आए, जैसे शेक्सपियर में हैमलेट कि कैसे वो अपनी रिवेंज लेता है, और इस टाइप के टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा सामने आए। सोसाइटी के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया, और रिलीजन के अलावा भी लोगों ने दूसरी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट किया। ऑर्डिनरी पीपल और भी काफ़ी सारी चीज़ें पे फोकस करना स्टार्ट किया। तो ये था रेनेसेंस मूवमेंट और ये था रेनेसेंस पीरियड। तो अब हम काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं कि रेनेसेंस पीरियड में एक तरीके से लोगों का मेन फोकस जो था वो रिलीजन और इन सब चीज़ों के साथ साथ खुद के ऊपर भी आया, ह्यूमन लाइफ के ऊपर आया। लोगों ने इंसानों को जानना शुरू किया, लोगों की थिंकिंग को जानना शुरू किया, थॉट्स और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा इंटरेस्ट आया। नए नए टॉपिक, नए थीम्स आए और लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुए। क्रिएटिविटी आई लोगों की राइटिंग से, उनकी पेंटिंग से, उनके स्कल्पचर्स से, हर चीज़ से ये पता चलने लगा कि लोग कितने क्रिएटिव हो रहे हैं। और लोगों ने वार और इन सब चीज़ों के अलावा ज़िंदगी के ऊपर, लाइफ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन रहता है किसी भी सिचुएशन में, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोगों को क्या पसंद है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, इन सब चीज़ों पे फोकस आया। इसी टाइम पे जो लिटरेचर था वो पीक पे था। तो ये सब रेनेसेंस पीरियड और उसके मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और इसी टाइम पे काफ़ी सारी डिस्कवरी भी हुई हैं, जैसे हम बता चुके हैं सोलर सिस्टम, अमेरिका डिस्कवर हुआ, और भी बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस, इस टाइप की काफ़ी सारी डिस्कवरी इसी पीरियड में हुई हैं। तो इससे हमें पता चल सकता है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पे कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा था। तो ये था रेनेसेंस पीरियड। आगे भी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। आप कोई भी ड्रामा, प्ले या कोई भी आप टॉपिक चाहते हो मैं कवर करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।